प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सेट 1 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हिंदी इलेक्टिव यानी हिंदी ऐच्छिक का। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। और भी आपके वीडियोस के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं। प्लेलिस्ट आपके सामने इसी वीडियो के एंड में भी आ जाएगी और प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से भी आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं टर्म 2 के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका, यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीके का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी। इस तरह का ये पैसेज दिया गया है। पैसेज जरूर पढ़िएगा आप, ताकि आपको समझ में आ पाए कि पैसेज से कैसे क्वेश्चनों के आंसर्स देने हैं। और बहुत ही आसान सा पैसेज दिया गया है। जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है? तो जीवन की सर्वोत्तम नीति कहाँ कहा गया है, तो आप किसे कहा गया है, अब अगर आप पैसेज पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीके का सहारा लेता है तो उसकी विजय जो है अवश्य होती है। अगर ईमानदार व्यक्ति है तो उसकी विजय होनी ही होनी है। थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं लेकिन विजय होती है। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे डिगा दे। यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति है उसको हिलाना असंभव है। कोई भी व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता। वह स्वतः खतरे का सामना करेगा। यानी कि जो ईमानदार व्यक्ति है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा और वो स्वतः ही खतरे का सामना करेगा। यह निश्चय ही जीवन का सर्वोत्तम नीति कहलाएगा। तो 2 मार्क्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। ख पार्ट में गांधी और कबीर किसके उदाहरण हैं? तो गांधी और कबीर, अगर आपने पैसेज पढ़ लिया है तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है, गांधी और कबीर जो है ईमानदारी, ठीक है, यहाँ पे ईमानदारी और सत्यवादी के उदाहरण हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए या उसे ईमानदार होना चाहिए। बस इस तरह से आपको लिख देना है। अब आते हैं इसके अथवा पाठ में। अगर आपको वो पैसेज नहीं करना है तो आप यहाँ पर जो है पद्यांश दिया हुआ है, यानी पद यानी कविता दी गई है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देना है। तो यहाँ पे ये अपने हृदय का सत्य जो है, इस तरह से ये पैसेज है, इसको पढ़ लेना है। छोटा सा गद्यांश है। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पद्यांश में सच किसे कहा गया है? तो सच जो है वो संघर्ष को कहा गया पद्यांश के माध्यम से। नयन का नीर, नयर मतलब होता है आंख और नीर मतलब होता है पानी, यानी आंख का पानी, जिसको हम आंखों का आंसू कहते हैं, ये इसका तात्पर्य हो गया। और उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक जो होगा वो संघर्ष ही सत्य है, यही इसका उपयुक्त शीर्षक माना जाएगा। अगले खंड की बात करते हैं, अब व्यक्ति और माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अनुशासन का महत्व और मेरे प्रिय रचनाकार विषय पर एक निबंध आपको बताना है। तो आप किसी पे भी लिख सकते हैं। हमने जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है अनुशासन के बारे में सब कुछ बताया गया है, यानी कि हमने अनुशासन के बारे में बताया हुआ है। आप चाहें तो मेरे प्रिय रचनाकार, किसी भी रचनाकार के बारे में आप लिख सकते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और उनका क्या है स्थान, इस तरह से आप सब कुछ बता सकते हैं। तो ये भी आसान होता है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी न किसी रचनाकार को याद करते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। सुफीनंदन पंत का, चाहे कवि आपका कबीर का लिख सकते हैं। और भी रचनाकार बहुत सारे हैं, जितने भी हैं आपका त्रिपाठी निराला हैं, उसके अलावा और भी हैं। ठीक है ना, तो मन्नू भंडारी हैं, उनको भी लिख सकते हैं, किसी के भी लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो सबसे पहले प्रस्तावना दे देंगे और प्रस्तावना के बारे में लिख देंगे। आपको अच्छी तरह से पता है, ये निबंध हमने बताया हुआ है कि आपको किस तरह से लिखना होते हैं ये। इसके बाद आ जाइए इसके, मनुष्य के जीवन में जो अनुशासन का क्या महत्व है ये हमें बताना है। तो पहले हम प्रस्तावना देने के बाद में महत्व को समझा देंगे। कुछ लाइनों लिखने पड़ेंगी और इन लाइनों को आप समझ लेना आसानी से, क्योंकि ये आपको डिटेल में थोड़ा सा एक बार पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में जो है यहाँ पे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? देखिए, अनुशासन का महत्व और फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व क्या है ये भी हम बता सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए अनुशासन का क्या महत्व है, अगर आप ये पैसेज पढ़ लेते हैं, यानी कि ये निबंध पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। अंत में आपको उपसंहार यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन जो है निकाल देना है। जैसे कि आपने देखा था, कोई भी निबंध होता है उसके नीचे जो होता है उपसंहार लिखते हैं, यानी कि कंक्लूजन, पूरा का पूरा सार क्या है छोटा सा, वो हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, अपने गांव में कोरोना वैक्सीनेशन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा अधिकार पदाधिकारी को जो है एक आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र लिखना है। पत्र में जब भी बात आती है तो सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस बताना है। ठीक है, तो एड्रेस के साथ में दिनांक लिख देना है। तो जैसे मैं, आप देख रहे हो कि मैंने कोई भी एक गांव ले लिया, आपकी मर्जी है, क्योंकि इसमें कोई गांव का नाम नहीं दिया है, तो अपनी मर्जी से आप जगतपुरा गांव या फिर सिरोली गांव, ये कोई भी गांव ले लें और स्टेट अपना जो भी आप जिला देना चाहें वो दे दे। फिर उसके बाद में दिनांक जरूर देना है। ये तो सबसे पहला हो गया आपका पता। ठीक है, आपका पता। हमेशा लेटर की बात, जब पत्र की बात आएगी तो आपको ये जरूर लिखना है, आपका पता। आपका पता मतलब लेटर में नहीं दिया है तो आप कोई भी पता यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद में जिसको भी आपको पत्र लिखना है, फिर उसको आप डायरेक्ट जो है
लिखेंगे, ठीक है। और ये औपचारिक पत्र है क्योंकि आप किसको देख रहे हैं, चिकित्सा अधिकारी को। अपने पर्सनल रिलेशंस में जो है ये सब सेवा वगैरह में नहीं आता। लेकिन जब पर्सनल लेटर ना होकर के ये ऑफिशियल लेटर बन जाता है, ऑफिशियल मतलब आप अपने अतिथि को यानी रिलेशंस वाले को, दोस्त को, मित्र को, भाई बहन को ना लिख करके किसी भी सरकारी संस्था को या किसी भी संस्था को लिखते हैं या समाचार पत्र को भी लिखते हैं तो आपको उसका नाम वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा, वो कहाँ पे किसको लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में विषय क्या होगा, उस विषय को मेंशन कर देंगे। तो कोरोना जांच हेतु कैंप आपको लगाना है तो उसके लिए आपको ये लिखना है। अब इसमें कैसे लिख देंगे आप, महोदय से निवेदन करेंगे, महोदय सभी ने निवेदन है कि मेरा गांव जो है बोकारो जिले के अति सुदूर क्षेत्र में अवस्थित है। हमने एड्रेस ऊपर बता ही दिया है। यहाँ हर घर में कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिल रहे हैं, यानी कि लक्षण तो उसी के जैसे सर्दी जुकाम ये वाला, किंतु जांच के अभाव में साबित नहीं होता कि वह मरीज कोरोना संक्रमित है या नहीं। किसी को भाई हल्की सर्दी जुकाम होगी तो वो भी भाई अभी देखे था आपने, दहशत का माहौल था, कोई चीख भी देता था तो उसके पास कोई नहीं जाता था। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको बतानी होगी। वे लोग गांव में घूमते हुए नजर आते हैं और इससे आशंका बनी रहती है कि पूरे गांव में पूरा गांव जो ही कोरोना संक्रमित ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात की आशंका बनी रहती है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द इस गांव में कोरोना जांच शिविर लगाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच हो सके और कोरोना संक्रमण के दर को जो है रोका जा सके। सर धन्यवाद करके आप अपना नाम जो भी है लिख सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं दिया है तो आप अपने दोस्त का, अपना मित्र का, अपना खुद का नाम भी यूज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी के दूसरे पार्ट में समाचार पत्र के संपादक, यानी कि ये भी फिर से ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे भी आपको फिर से अपने एड्रेस को देना है, उसके बाद दिनांक लिख देना है और उसके बाद में जो है सेवा में किसको लिख रहे हैं आप, समाचार पत्र संपादक को। तो आप सेवा में लिखना ना लिखें पर संपादक महोदय जरूर लिखेंगे, ठीक है। और ये किसको लिखना है तो यहाँ पे इसने नहीं बताया समाचार पत्र कौन सा है। कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है, कभी कभी नव भारत बोलता है, कभी कभी नहीं भी बोलता है, तो आपकी मर्जी है। मैंने जैसे दैनिक भास्कर यूज कर लिया है, आप चाहें तो नव भारत टाइम्स या फिर अमर उजाला या फिर हिंदुस्तान, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि आपने जो एड्रेस दिया है, ये जो एड्रेस होती है वही यहाँ पे आता है। पिन कोड अपनी मर्जी से डाल दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद हो ना हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पिन कोड उल्टा सीधा कुछ भी डाल सकते हैं, 10000001 डाल सकते हैं। 6 अंकों का पिन कोड होता है, ये ध्यान रखना। 6 अंकों का पूरे हिंदुस्तान में हर जगह का पिन कोड होता है। अब यहाँ पे विषय क्या है ये बता देंगे। बढ़ती जा रही दुर्घटना पर चिंता प्रकट करनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा समझाना है। तो यहाँ पे आ जाइए। अब आपको महोदय को रिक्वेस्ट करनी है, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपनी और हमारे समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो है चिंता व्यक्त करने जा रहा हूं। यह विषय बेहद गंभीर है। जी हाँ महोदय, हर वर्ष सड़कों को कभी गंगा पानी की पाइपलाइन के लिए खोदा जाता है तो कभी केबल लाइन के लिए, और उसके बाद सड़कों को ठीक भी नहीं किया जाता। ऐसे में सड़कें वन वे हो जाती हैं, ठीक है, वन वे हो जाती हैं या खराब हो जाती हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आप वन वे नहीं लिखना चाहते तो सड़कें क्या हो जाती हैं, यहाँ पे खराब हो जाती हैं। खराब लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। अपने शब्दों को प्रयोग कर लिखना है लेकिन सही लिखना है और उसका समुचित वर्ड का जो है मीनिंग सही निकलना चाहिए, जिस कारण जो है रूट की बसों को दिक्कत होती है और जल्दबाजी में दुर्घटना की शिकार हो जाती हैं। भैया जल्दबाजी होगी और सड़क खराब होगी तो दुर्घटना के चांसेस होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बारिश में भी आप लिख सकते हैं कि बारिश में उन गड्ढों में पानी भर जाने के कारण किसी को वो गड्ढे दिखाई नहीं देते और जो कि दुर्घटना का कारण बन सकते हैं और बने हुए हैं। इस तरह से आप लिख करके अपने पत्र का जो है स्वरूप चेंज कर सकते हैं। आपके पत्रों के माध्यम से मैं सड़क मंत्री को याद करवाना चाहता हूं कि उन्होंने वादा किया था कि सड़क पर कोई गड्ढे नहीं होंगे, फिर ये गड्ढे क्यों। आप यहां पर जो है एक प्रहार भी कर सकते हैं अपने वर्डों में, और जल्द से जल्द सड़क ठीक करवाने की अपील की जा रही है। आशा है कि सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी और अपने वादे को पूर्ण करेगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप और भी अपने शब्दों को पिरो सकते हैं। धन्यवाद लिख करके आप अपना नाम जो है लिख सकते हैं और स्थानीय निवासी, या फिर आप ना लिखें तो भी चलेगा, मतलब दोनों चीजें हैं, लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। अब आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिवेदन का आज से आपको बताना है। प्रतिवेदन सिंपल सी बात क्या होती है, किसी भी घटना को जो है वो मतलब उसकी जानकारी देना और सही रूप से तथ्यों के साथ में, उसमें आपके भावनाएं नहीं चलेंगी, उसमें आपका कोई कमेंट नहीं चलेगा, बस केवल आपका सामान्य मतलब क्या होता है। देखिए प्रतिवेदन का सामान्य मतलब होता है किसी घटना या किसी स्थिति की क्रमिक जानकारी। क्रमिक मतलब जिस हिसाब से हुई है, ऐसा नहीं कि जो हो चुका है उसको पहले लिख दिया और जो स्टार्टिंग थी वो बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं। क्रमिक, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से। या फिर उसको हम रिपोर्ट के रूप में भी डालते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डालते, हम इसको सारांश के रूप में लिखते हैं जिसमें केवल मुद्दे की बात लिखी होती है। हर समय देश
देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती हैं और जिनको जानने के लिए हम उत्सुक रहते हैं, लेकिन उसके लिए जो तथ्यों की जांच पड़ताल होना आवश्यक है, जो किसी सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी द्वारा की जाती है। और ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण को ही प्रतिवेदन कहते हैं, और जिस व्यक्ति या समूह द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदक कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है। हमें केवल यहाँ पे जो है आज से स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं बतानी है, तो आज से मैंने आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी विशेषताओं के ऊपर। विशेषताएं बहुत अच्छी हैं इसकी, आप समझ चुके होंगे कि मैंने अभी अभी जो बोला था वही विशेषताएं बताऊंगा मैं। तो विशेषताएं क्या है, प्रतिवेदन में किसी प्रकरण, घटना, कार्य, योजना, प्रसंग की प्रमुख बातें ही लिखी जाती हैं, प्रमुख बातों के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। और प्रतिवेदन में बातें जो है क्रमानुसार लिखी जाती हैं, ठीक है, क्रम के अनुसार, यानी लाइन टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट, और जिस हिसाब से घटी थी उसी हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रतिवेदन में जो है बातें विस्तार में नहीं लिखी जाती, कहानी नहीं बनाती, उसको हम क्या करते हैं, संक्षेप में लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ताकि पढ़ने वाले का टाइम वेस्ट ना हो और जल्द से जल्द उस घटनाक्रम को समझ सके और उसको समझने में दिक्कत ना हो, उसका एक ही अर्थ हो और परिणाम हो, तथा स्पष्टता एवं अच्छे प्रतिवेदन की जो है विशेषता होती है। स्पष्टता और स्पष्टता जो है एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता मानी जाती है। तो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, और समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अर्थ जो है वो सही होना चाहिए। इसके बाद में प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की प्रतिक्रिया अभिव्यक्त नहीं होती, यानी कि मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं बहुत आभारी हूं, ये सब चीज़ें उसमें कुछ भी नहीं जिक्र होगा, केवल घटना के बारे में ही जिक्र किया जाता है और इसमें कोई बात नहीं की जा सकती है जिससे संदेह पैदा हो। और ऐसा कोई फालतू जो भी आप उसमें नमक मिर्च मसाला डालकर मीडिया कर्मी बनना चाहते हैं तो वो चीज़ भी प्रतिवेदन में मनाही होती है, यानी कि उसको नहीं होता है, ठीक है। मिर्च मसाला जो मीडिया वाले तो मिर्च मसाला ही डालते हैं, आपके पास पता है आपको, हिंदुस्तान की मीडिया जो है, हिंदुस्तान की मीडिया, आपको बता देता हूँ एक बात खास जो आपको गवर्नमेंट या फिर कोई नेट नहीं बताएगा। हिंदुस्तान की मीडिया जो है वो आपको केवल और केवल 40% जो है सत्य बताती है। कितना बताती है? 40%। बाकी इसका मतलब आप जो न्यूज़ देखते हैं उसमें कितना परसेंट झूठ है? 60% क्या है? झूठ। झूठ समझते हैं ना आप? तो बस ये समझ लीजिए, यानी कि आप किसी समाचार पे विश्वास करने से पहले ये सोचे कि ये समाचार वाकई में कितना सच है, क्योंकि उसको बनाने के लिए, उसमें मिर्च मसाला लगाने के लिए जो आप उस न्यूज़ को पकड़े बैठे रहते हैं, 1 मिनट भी मिस नहीं होने देते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसमें मिर्च और मसाला डाल दिया जाता है। क्लियर हुआ? मीडिया चाहे तो सब कुछ सही कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकाऊ है वो मीडिया है, ठीक है। वो रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी जानते हो खराब हो जाए तो सबको, उस पूरे देश को खराब कर सकती है। तो देश को सबसे ज़्यादा खराब करने में, हिंदुस्तान को खराब करने में सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, अर्थात यही कारण है इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। और भी आप विशेषता बता सकते हैं, प्रतिवेदन की भाषा जो है साहित्य संबंधी नहीं होती है। मैंने बताया जैसे कि इसमें बड़ा तामझाम नहीं होता, इसमें सरल और दिलचस्पी होनी चाहिए, कि मतलब आप पढ़ो तो फटाफट आपको समझ में आ जाए और दिलचस्प लगे। प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना, विषय की साफ और जीवित तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन में खींच देता है। यानी कि आप जैसे मूवी देखते हो तो प्रतिवेदन भी आपको बताएगा, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्सीडेंट ऐसे या फिर ये कारण ये हुआ था, उसके घर में चोरी इस वजह से हुई। तो प्रतिवेदन किसी भी चीज़ को हम कर सकते हैं और उनकी ये विशेषताएं होती हैं, बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, इनको याद रखना, आप जिंदगी में बहुत काम आएगी। और मीडिया पे कम से कम विश्वास करें, अपने आप को जागरूक बनाएं और कभी भी न्यूज़ के पीछे भागे ना। न्यूज़ जो है ठीक है, सुन लिया, आपकी चेतना के लिए जरूरी है, लेकिन न्यूज़ जो है सारे के सारे ज़्यादातर मैक्सिमम 40% से ज़्यादा सच नहीं होते, ठीक है। मैं बताऊंगा क्यों, वो कभी किसी वीडियो में हम सामने सामने डिस्कस कर लेंगे उसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो है सब प्रसंग व्याख्या करनी है, ठीक है, किसी एक की करनी है। क पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए क पार्ट जो दिया गया है इसको आप पढ़ लेंगे और इसका जो है सब प्रसंग व्याख्या कर देते हैं फटाफट। देखिए ये जो आपने ऊपर जो लाइनें देखी हैं, इन लाइनों का प्रसंग पहले है। ये प्रस्तुत काव्यांश जो हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 महादेवी वर्मा द्वारा रचित जाग तुझको दूर जाना से लिया गया है। और इसमें जो है स्वाधीनता आंदोलन के समय स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं, तो यहाँ पे हम व्याख्या अब करने वाले हैं। अगर तुम हार भी जाओगे तो वह तुम्हारी विजय के समान ही होगा, तुम्हारा सम्मान हार के बाद भी बना रहेगा, यानी तुम्हारी इज्जत जो है वो क्या है, हार जाओगे तो भी बना रहेगा। तुमने मेहनत जो की है इसी वजह से। प्रेमी पतंग के बलिदान के बाद उसका राख ही उस दीपक के अमर प्रेम की निशानी
है। यानी कि प्रेमी कौन है? प्रेमी मतलब वो नहीं, लव बर्ड्स नहीं, ये प्रेमी मतलब यहाँ पतंग। पतंग कौन सा? उड़ाने वाला वो नहीं है, तीज पे उड़ाते हो वो पतंग नहीं है। ये पतंग जो है, इसको कीड़े को नहीं बोलते समा कहे परवाने से, वो वाला पतंग कीड़ा है एक तरह से। तो ये जो है दीपक के ऊपर जो है मंडराता रहता है, उसको पता है कि उसी दीपक के पास में वो मरा हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको जो है वहां पर उसको बलिदान अपना देना होता है। तो उसका जो है राख उस दीपक के अमर प्रेम की निशानी बताता है कि उस पतंग को मरना तो है उस दीपक के पास ही, फिर भी उस दीपक को छोड़ के नहीं जाता, कि पता है कि इस दीपक की लौ से ही मैं मर जाऊंगा। और तुमको तो अंगार रूपी शैया पर कोमल कालीन बिछाना है, उठो जागो तुम्हें अभी और बहुत दूर जाना है। इस तरह से आप जो है इसकी व्याख्या कर देंगे। इसमें काव्य सौंदर्य जरूर बताइएगा। ये अगर आप थोड़ी सी व्याख्या ऊपर नीचे कर देते हैं तो काव्य सौंदर्य लिख देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। काव्य सौंदर्य में क्या होता है, देखिए भाषा जो है हम बताए थे कि इसमें कैसी बोली है, तो खड़ी बोली है, ठीक है, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। कविता में जो है संगीतात्मक है, यानी कि लयबद्ध कविता है ये, और लक्षणा और चित्रमय और बिंब धार्मिकता का चित्रण है इसमें। उसके अलावा व्यंग प्रधान शैली का प्रयोग किया गया, व्यंग किया गया है, सीधा सीधा प्रहार किया गया है। जैसे हम किसी को नहीं बोलते तू तो बुरा है, तू ऐसा है वैसा है, इसमें बोला गया है। अगले पार्ट की बात करते हैं, इसका भी हमें सप्रसंग व्याख्या करना है, या तो आपको क करना था या फिर अब आपको अब ख करना है, तो दोनों में से कोई एक ही करना था। तो मैं तो आप एग्जाम में बैठा नहीं हूं, आपको आंसर्स बता रहा हूं, तो मैं सारे बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको आप पढ़ लीजिए और इसका फिर प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा 1 में नागार्जुन द्वारा रचित बादल को गिरते देखा है से लिया गया है। इसमें कवि वर्षा ऋतु के आगमन के पश्चात होने वाले परिवर्तन तथा मेघ की विभिन्न छवियों का प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, व्याख्या कर देंगे अब यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है। कहते हैं, मैं वर्षा की छोटी छोटी मोती जैसे मैंने वर्षा की छोटी छोटी मोती जैसी बूंदों को एकदम बर्फ के समान ठंडे होते देखा है। उन्हें सुनहरी प्यारी मानसरोवर झील में उगे कमल के फूल पर गिरते देखा है। मैंने बादल को गिरते देखा है। इस समय का दृश्य काफी आनंदमयी और मनमोहक लगता है। इस तरह से हमने इसकी व्याख्या कर दी। और काव्य सौंदर्य क्या है, इसके कविता के अंदर सुंदरता क्या है, तो ये भाषा में इसमें खड़ी बोली है, सीधा सीधा बात कही गई है। छोटे छोटे पुनरुक्ति अलंकार का जो प्रयोग किया गया है। कविता की भाषा जो है सरल और सहज है, ये आप हमेशा जो है ये वर्ड यूज कर सकते हैं। और कविता में संगीतात्मकता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दो चीजें तो कॉमन होती है, सब जगह पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए कहा है। तो इसमें कवित्री ने कहा है कि हर व्यक्ति के मन में एक सपना पलता है और उसमें सत्य का अंश अवश्य होता है। हम सपने देखते हैं, सपने का मतलब ये नहीं कि सोते हुए, यानी कि हम कुछ कहते हैं ना कि हम मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, तो वो चीज की बात हो रही है। अर्थात व्यक्ति अपनी लगन, हिम्मत और कर्मों से सपनों को सत्य में ढाल सकता है, ठीक है ना। सोता हुआ सपने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो आप फ्यूचर के लिए अपने आप क्या बनना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, ये सब सपनों की बात हो रही है। इसके लिए उसे दीपक और फूल का उदाहरण दिया है। इसमें क्या है, कवि ने किसका उदाहरण दिया, दीपक और फूल का। आप देखिए कैसे, दीपक जलकर रोशनी फैलाता है और फूल खिल करके सुगंध फैलाता है। दोनों पक्के संगी हैं, लेकिन ना तो दीपक खिल सकता है, यानी कि दीपक जल सकता है लेकिन खिल नहीं सकता। इसी तरह से फूल जो है वो खिल सकता है, ना कि जल सकता है। अर्थात सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है और उसी के आधार पर सपने को सच में ढाल सकते हैं। अपनी विशेषताओं के हिसाब से जो है सपने के जो है हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमको जो है इसका आंसर देना था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में, नींद उचट जाती है कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों का भयावह भीतरी दुस्वप्नों से भयावह या फिर अधिक डरावना क्यों है। भयावह का मतलब क्या होता है, अधिक डरावना। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया, समझिएगा इसको। इसमें क्या बोला गया है, इसका आंसर क्या होगा। कवि के अनुसार बाहर का अंधेरा मनुष्य के लिए व्याकुलता, निराशा और असमर्थता जैसी परिस्थितियां जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। अंधेरे में क्या होता है, आपको थोड़ा सा जो है डर लगेगा, थोड़े से आप निराश हो गए, अरे यार अंधेरा है, और फिर आप से कुछ कहा जाएगा करने को तो आप क्या बोलोगे, नहीं यार ये तो होगा नहीं क्योंकि अंधेरा है, समझ गए। और जिससे कभी मनुष्य बाहर नहीं आ पाता। और इस तरह के जो अंधेरा है, ये जीवन रूपी अंधेरे की बात भी हो रही है इसमें। मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि इस तरह से अंधेरा हो जाता है तो क्या होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा यानी कि आपको रास्ता ना दिखाई दे, आप बोलो यार अब तो एग्जाम आ गया, क्या पढ़ूंगा, नहीं करूंगा, छोड़ो यार ये, तो ये भी आपके लिए एक अंधेरा का समान ही काम करेगा। तो अर्थात इन सभी चीजों से लड़ पा नहीं पाता, यानी कि मनुष्य जब इन अंधेरे चीजों में चला जाता है, गलत चीजों को अपना लेता है या गलत चीजों के साथ
सफर करता है तो उससे बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं होता और इनसे वो लड़ नहीं पाता। तब जाकर मनुष्य विषमता, असमानता और कुरीतियों का शिकार हो जाता है। फिर उसका जो है इज्जत, उसके मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना। आप भी बोलते, आपके कई दोस्त होंगे, आप लोग चार दोस्तों का ग्रुप होगा या चार सहेलियों का ग्रुप होगा। आप चार दोस्त या सहेली क्या बोलेंगे, यार उसके साथ मत पढ़ना, उसके साथ मत बैठना, वो बहुत गंदा है और या गंदी है। कुछ इस तरह की आप बातें करते हैं। ये सिंपल सी बात है। ये किस लिए है? क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं, है ना। तो ये चीज क्या होती है, यही जो है उसके पूरे विश्वास को डिगा देती है, खत्म कर देती है। कुरीतियों का वो शिकार हो जाता है, जो कभी भी उसके मन को शांत नहीं कर रहने देती और वो बुराइयों की दलदल में फंसता ही चला जाता है। इसीलिए कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है। यानी कि अपने अंदर से अगर आवाज आती है, अंदर से आप काबिल बनना चाहते हैं, अपने मन से दृढ़ हैं, अपने मन को सोच के बैठे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपका स्कूल में यार फ्रेंड है और वो यार वो तो अच्छा ड्रेस पहनता है, अच्छे पैसे वाला है, तो आप ये क्या है उसके बाहरी दिखावे पे जा रहे हैं। ठीक है। आपका दोस्त अच्छा भी हो सकता है, उसके मन की बात आपने शायद नहीं देखी होगी। चलिए ठीक है, एक चीज़ तो ये। और दूसरा, आपके मन में क्या है, वो आपने अगर ठान लिया कि आपका दोस्त अमीर है तो कल के दिन आप उस दोस्त से भी ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। लेकिन आपने ठाना होगा तो आज सोचोगे यार मेरे दोस्त जैसा काश मैं भी होता, चलो ठीक है यार मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा। रात रात गई और बात गई, सुबह उठे नया सवेरा, नए दोस्त और नया फिर कबड्डी। ठीक है, फिर हो जाएगा गड़बड़। तो ये होता है, यही चीज यहाँ पे बात हो रही है। समझ में आ गया होगा आपको? तो इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, इससे कवि का क्या अभिप्राय है? घर में वापसी कविता के आधार पर बताना है। तो कवि ने अपनी पत्नी के विषय में कहा है कि उनकी पत्नी जो पत्नी की जो आंखें हैं वो आंखें नहीं बल्कि उसके हाथ के समान है, जो उन्हें हमेशा बांध कर रखती है, हमेशा उनका ख्याल रखती है। आंखें मतलब हाथ होने से मतलब ख्याल नहीं रखती है, आंखों से देखती है, अपने आप हाथ काम करते हैं। ठीक है। आप के सामने एक पत्थर आ रहा है तो आपकी आंखें देख रही हैं, तब जाके आपका हाथ उस पत्थर को रोकने के लिए उठता है। यानी कि आंखें आपके हाथ के समान ही हैं। यानी कि आपका माइंड जो है सिग्नल किसको दे रहा है? हाथ को। लेकिन देख कौन रहा है? आंखें। आंखें बंद कर लीजिए, आपको कोई पत्थर मारेगा, आपका हाथ नहीं चलेगा। समझ में आ चुका होगा आपको? तो उसकी पत्नी अपनी आंखों से पल भर के लिए जो कवि को ओझल नहीं होने देती, यानी कि उसकी पत्नी के बारे में उन्होंने मतलब कवि ये कहना चाहता है कि उसकी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है, जो हर पल अपने पति का ध्यान रखती है। इस तरह से आप इन शब्दों को पिरो करके लिख सकते हैं, अपने वर्ड और भी डाल सकते हैं। अच्छा से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आधा नंबर भी काटने नहीं देंगे, हम आपके साथ है। अब यहां से फिर से दो प्रश्नों के उत्तर देने। स्त्री समानता के प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुल्ले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए? तो स्त्री समानता को ज्योतिबा फुल्ले कुछ कमेंट के अनुसार यानी कुछ पॉइंट के अनुसार जो है वो बताते हैं। अच्छी चीजें बताई उन्होंने। पहला देखिए, स्त्रियों को जो है पुरुषों के समान जीने का अधिकार, स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए या होना चाहिए। स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान ही होने चाहिए। ठीक है। जैसे आपका क्या मर्जी यार, मैं तो लड़का हूं, मैं तो आदमी हूं, मैं औरत थोड़ी हूं, ये भावनाएं अगर होती हैं तो आदमी तुच्छ है। तुच्छ। तुच्छ क्यों है? क्योंकि उसने जहां से जन्म लिया वो सबसे पहले स्त्री के गर्भ में ही था। ठीक है। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो आप ये चीज समझ जाओगे। अब आगे, स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षित वर्ग हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देता है। आपके पास तो समय नहीं होगा, आई थिंक आप लोग अपने घरों में रहते हैं। ठीक है। आपके सभी घरों में आपकी माता जी हैं, माता श्री। ठीक है। आपकी माँ है। ठीक है। वो हमेशा मेरे हिसाब से अगर आप 5 घंटे घर में रहते हैं स्कूल के बाद में, रात तक जब तक जगते हैं, तो 5 घंटों में लगभग लगभग 5 घंटे आपकी माता आपके आसपास इर्द गिर्द रहती हैं, आपके पिताजी नहीं रहते। ये आपको पता होगा। और जो भी अगर आपकी माता पढ़ी लिखी थोड़ी सी हैं तो हमेशा आपको हेल्प करती होंगी। जिनके माता पढ़ी लिखी हैं वही हेल्प कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनको शिक्षा का अधिकार अगर हम देते हैं, समान शिक्षा देते हैं, तो हमारे यानी कि आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली माता बन सकती हैं। तो स्त्री तो पहले शिक्षा लेगी तो माता बनेगी ना भैया, माता बनने के बाद तो शिक्षा नहीं लेगी। तो ये चीज हमें देना है कि कोई भी स्त्री हो यानी लड़की हो, उसको शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। आपने एक देखा होगा, एक स्लोगन चलता है पूरे हिंदुस्तान में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने सुना तो होगा, अच्छा भी लगता है, मुझे भी बहुत सुन के अच्छा लगता है। नरेंद्र मोदी का सपना, आहा, मोदी सोदी कुछ नहीं है, ये सब राजनीति है।
मैं मोदी का विरोधी नहीं हूं और ना कांग्रेस का विरोधी हूं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं भैया। आप जो अच्छा करोगे आपको इंसान के प्रति अपनी आस्था बना के रखनी होगी। आज भी सरकारी स्कूलों की दुर्दशा ऐसी है जैसे, मैं अब मेरे पास वो वर्ड नहीं है जो मैं बोल पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। आप जो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते होंगे ना, वो जानते हैं कि सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, वहाँ पे मास्टर हैं कि नहीं है। और मास्टर नहीं तो बच्चे क्या जाएंगे सरकारी स्कूल में? पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, अरे बच्चे जाते नहीं है। रीजन क्या है कि वहाँ पे सरकारी स्कूल में बच्चे तब जाएंगे ना जब आप पूरी प्रॉपर क्लास लो। अब एक टीचर एक क्लास लेता है, उसके लिए बच्चा पूरे 8 घंटे जा करके वहाँ बैठे 7 घंटे, और उसमें केवल एक क्लास हो, वो भी हो ना हो कोई भरोसा नहीं है, वो टीचर आए ना आए उसका कोई गारंटी नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ 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 करके रखा है आपने। शिक्षा का स्तर आपको पता है, एक प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाने जाते हो अपने बच्चों को, तो जो लड़के का फीस है, लड़के का जो फीस आप 1,000 रुपये महीना देते हैं, आपकी फीस उतना ही एक लड़की की भी फीस लगती है। आपको ये समझना चाहिए कि लड़की पढ़ाओ बचाओ, वो 1,000 रुपये लड़के के लिए भी है, 1,000 रुपये लड़की के लिए भी है। क्या मतलब है? आपको तो फ्री भी कर देना चाहिए। अरे चलो ठीक है, तुम्हारे बस का फ्री नहीं है तो कम से कम 200-300 रुपये ले लो, और क्या करोगे, जान लोगे क्या? लेकिन हाँ, तो बेटी पढ़ाओ बेटी, और स्कूल की दीवारों पे भी लिखा रहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो दीवारों पे लिखते हैं स्कूल वाले, और जो गवर्नमेंट है वो उनको भी शर्म आना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था मीडिया बिकी हुई है, 40% सत्य बताती है, गवर्नमेंट तो है ही एकदम खराब घटिया। इसके बारे में हम वाद विवाद कभी कभी करेंगे, हम सामने तो सामने, ताकि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको समझा पाऊँ। अभी तक आपको किसी ने सही चीज़ें समझाई नहीं है, और बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको गाइड करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ देते हैं हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, यूएसए की, रसिया की, अमेरिका की, लेकिन आपके घर के बगल में क्या होता है वो नहीं बता सकते। मैं यहाँ पे बैठे बैठे, मैं अपने घर में बैठे बैठे आपके घर का सारा जिक्र बता सकता हूँ। इसके लिए क्या होता है, फील्ड में उतरना पड़ता है, जा करके लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, उनके साथ खाना पड़ता है, तब जाके आपको हकीकत पता चलती है। केवल मैं मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, अपनी से ऑफिस से बाहर ना निकलूं, तो मैं सोचता हूं कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। या साल में एक दिन जा करके मैंने एक सरकारी स्कूल में क्या झाड़ लगा दी, मीडिया ने उठा कर पटक दिया कि वाह शिक्षा मंत्री गए उस स्कूल का पड़ताल किया, वहां पे शिक्षा मंत्री का दौरा, वहां पे टीचरों की नियुक्ति होगी, एक स्कूल में घूम के क्या आ गए, शिक्षा मंत्री का काम खत्म हो गया। शिक्षा मंत्री का सुबह जो ड्यूटी आपके फादर की, आपके मदर की, आपकी ड्यूटी है, जब आप सुबह स्कूल उठने के लिए जब तैयार होते हो अपने काम के प्रति, तो वो आपका क्या काम होता है, स्कूल जाकर के अपने आप को पढ़ना, अच्छे तरीके से तैयार करना। तो हर मंत्री, हर देशवासी जो एक पद पे बैठा हुआ है, उसका हर का कर्तव्य है सुबह उठते ही उसको जो काम दिया गया उसकी जिम्मेदारी वो निभाए। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है, और इसको जानते हैं आप, जब कोई चीज़ खराब होती है ना तो वो खराब होती जाती है, उसको सुधारना बहुत ही मुश्किल है। उसको सुधारना केवल अब युवाओं के हाथ में है, जो अब आप लोगों के हाथ में है। आप लोग आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, मंत्री बनिए, संतरी बनिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मानवता मत खोइएगा। जो कर सकते हैं अच्छा करिए ना, और डरने की क्या बात है, पूरी फोर्स रखिए अपने पास में। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे फोर्स रखिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं आपको और भी बताऊंगा बहुत सारी चीजें, ये टाटा बिरला अंबानी ये सब के सब मनी है तो हनी है, ठीक है, बाद में बताएंगे हम इस चीजों को। और देखिए, विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मण को स्थान प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या है, यानी कि विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान, सॉरी, ब्राह्मणों का स्थान समाप्त समाप्त हो जाना चाहिए, तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हों। लेकिन देखो, शादी विवाह की बात जो है ये छोटी सी है, इसमें दोनों का अधिकार बराबर सही होता है। हाँ, एक दो कस्में लड़कियां कम खाती हैं तो लड़के ज़्यादा खाते हैं, और कहीं कहीं एक दो कस्में लड़कियां ज़्यादा खाती हैं तो लड़के कम खाते हैं। तो ये कस्में वादे तो निभाएंगे हम, ये सब तो चलता रहेगा। कस्में वादे तो देखो, शपथ तो प्रधानमंत्री और जो आपके शिक्षा मंत्री, आपके बगल में कार्यालय जो नगर पालिका, उसमें जो ऑफिसर हैं वो सारे के सारे शपथ लेते हैं गीता रामायण पे लिख लिख करके और हाथ रख रख के, लेकिन वो जब उस शपथ को नहीं मानते जो दुनिया का सामने ले रहे हैं, तो तो आप लोग समझ सकते हैं कि वचनों का कोई मोल नहीं है। मोल है मानवता का, मानव है तो मानव जैसा रहिए। आपको बताऊं, मैं पैसा नहीं कुछ भी कर सकता, ना आपको बचा सकता है ना किसी को। जो बड़े बड़े तानाशाह थे और जो अपने आप को घमंडी समझ रहे थे, उन सब खाक मिल गए, और आप भी खाक हो जाओगे। बस रह जाएगा आपके मोटे और अच्छे विचार, मोटे मतलब सच्चे विचार, ठीक है, अच्छे और सच्चे विचार जो है वचन जिसको बोलते हैं हम। आज भी किसी को हम याद करते हैं तो उसके नाम से याद करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फटाफट खत्म करते हैं। ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देता, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि जो ये समाप्त कर देना चाहिए और वचन जो है बुलवाने चाहिए, दोनों में अधिकार समान हो। चाहे तो आप इस को लिख सकते हैं, ये जो आपका ज्योतिबा फुले के विचार हैं। और
यहाँ पर जो है ऐसे वचनों को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जो अधिकार समान ना हो उन वचनों को, जिसमें पुरुष को मनमानी का अधिकार मिले और स्त्री को गुलामी का। तो ऐसे वचनों को हमें स्थान नहीं देना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा सा आप अलग लिख सकते हो। डायरेक्ट ये भी केवल लिख दोगे ना आप पॉइंट में, तो ये भी खत्म हो जाएगा आपका लाइन। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर का विवाह वाला ये लाइन लिखो, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ लाइन्स, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे घ पार्ट में, इस घ पार्ट में जो है यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ये वाली लाइन लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ जितना आप सही कर सकते हैं इतना बस। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। बाकी ये जिससे याद हो जाता है तो वो जरूर लिखे, बाकी नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, ये छोटी सी लाइन लिख देगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चल ये लोग हमारा घरना बनन देंगे, ये बनन देंगे ये वर्ड जो है राजस्थानी सभ्यताओं से बना हुआ है, और सुकिया के इस कथन के आधार पर जो है खाना बदोशी कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट करनी है। इस कथन ने सुकिया और मानव जैसे लोगों का शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। मतलब इस कथन में कैसा है कि मतलब कुछ लोग जो गरीब होते हैं, निचले स्तर के होते हैं, उनके शोषण का पता चलता है। उन लोगों को पूंजीपतियों के हाथों शोषण का शिकार होना पड़ता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बना के रखना चाहता है। सूबे सिंह जैसे लोग सुकिया और मानो जैसे लोगों को जो है चैन से नहीं जीने देते। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके। वे इसके हाथों सदैव से ही प्रताड़ित होते आ रहे हैं, और इन्हें या तो पूंजीपतियों की नाजायज मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं, या फिर खाना बदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भटकना पड़ता है। सुकिया का यह कथन मजदूरों की इसी संवेदना को जो है प्रकट करता है। समझ में आया आपको? तो ये चीजें आपको एक चीज समझनी है। क्लियर हुआ? आसानी से समझ पाएंगे अगर आप कभी कभी चीजों को समझते हैं। और पढ़ाई केवल रटने और पास होने से, 90% अंक लाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, 90% अंक लाने से कुछ नहीं होता। हर कोई चाहता है कि वो 90, 99, 95 ये सब प्रतिशत अंक लाए। मैं आपको बताऊंगा ये अंकों का क्या मूल कब है और कैसे है, ये भी चीजें मैं बताऊंगा। और जो 33% में पास हो जाता है ना, उसको भी बताऊंगा कि ये इनसे बेहतर क्यों है। ठीक है, ये भी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश की सब प्रकार से उन्नति हो, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए, इसमें से किन्हीं 3 का उदाहरण आपको देना है। ठीक है, तो देखिए, पहला है, लेखक कहता है कि आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी ने हमें निकम्मा बनाया हुआ है, अतः हमें आलस्य को त्यागना होगा और समय पर ही समय का जो है सही सदुपयोग करना होगा। इस तरह हम समय का सही उपयोग करके उन्नति के मार्ग पर चल सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं पॉइंट, हमें अपने स्वार्थों और हितों का त्याग करना होगा, और लेखक के अनुसार अपने देश, जाति, समाज इत्यादि के लिए स्वार्थों तथा हितों का त्याग करना होगा, यानी कि हमें त्यागी थोड़ा सा होना होगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं शिक्षा के महत्व को समझना होगा, हमें शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। इस तरह शिक्षित भारत की उन्नति निश्चित है। निश्चित कब है? जब आप लोग कुछ करोगे। ठीक है, अभी जो सिस्टम में बैठे हैं ना, वो सिस्टम सारा का सिस्टम जो है, सिस्टम ये सारा का सारा बेकार है, बुनियादी। आप भी जानते हो आपको क्या फैसिलिटी मिलती है, मैं भी जानता हूं कि इस फैसिलिटी को तोड़ने वाले आप ही लोग हैं और कोई नहीं है। तो आप लोगों, जब आप लोग इस मुकाम पे पहुंचेंगे कि आप उस सिस्टम में जाकर के उस सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, तभी वो सिस्टम कामयाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसका एक वाट और है, ये भी आप लिख सकते हैं, हमें भारत से बाहर जाकर भी अन्य स्थानों को समझना होगा। यानी कि हम अपने भारत का मतलब जरूरी नहीं है, देखो ये बात केवल कहने की कि भारत से बाहर जाना हलवा नहीं है। क्या नहीं है? हलवा नहीं है। आप अपने अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाके दिखाइए ना, पैसे चाहिए, पैसे, मनी मनी मनी। अब बाहर की बात कर रहे हैं भैया, लाखों रुपए लगते हैं। एक वीजा, पासवर्ड बनवाने, पासवर्ड तो आपका फ्री में 1400-1500 रुपये बन जाएगा। वीजा चाहिए, वीजा के लिए ऑफिस चक्कर लगाओ, वीजा ऑफिस के, फिर परमिशन मिलेगी आपको 10 दिन की। किस लिए जा रहे हो, क्या करना है आपको वहां जा करके, पहले आपको रीजंस देने होंगे, तब जाके आप बाहर जा सकते हो। ये केवल किताबी बातें हैं। तो यहाँ पे
ये चीज है। बाहर, भारत के बाहर ना करके हम लिख सकते थे अपने शहर के आसपास जाकर के अन्य स्थानों को समझना चाहिए। और इस तरह हम कुएं का मेंढक, हमें जो है कुएं का मेंढक नहीं रहेंगे तो हमारी तरक्की अवश्य होगी। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहे हैं, भारत के बाहर ना जाके हम क्या कह सकते हैं कि हमें अपने स्थान से, अपने आसपास के एरिया से थोड़े दूर अगल बगल के इलाकों में जा करके देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसी स्थिति है, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, क्या हम सच्चाई में जी रहे हैं या हम अपने घर के उस चार दीवारी या अड़ोसी पड़ोसी को देख करके जी रहे हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस को छोड़ करके थोड़ा सा दूर जाएंगे। कभी समझदारी जब होगी, जब आप समझदार बने और तब जाएं। ऐसा नहीं कि मैं छोटे से बच्चों को बोल रहा हूँ कि आप 14 साल के हैं और जाओ घूमने निकलने, ऐसा नहीं है। ठीक है, कम से कम आपकी समझदारी इतनी होनी चाहिए कि आप एक स्ट्रेंथफुल ह्यूमन हो, मतलब आपके अंदर ताकत हो, कहीं जाओ तो आपको कोई उलझा ना सके, कोई बेवकूफ़ ना बना सके। इसमें अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि अथवा सुदामा पांडे धूमिल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखने। तो सलाम है, झूठन है, ठीक है, उसके अलावा बांसुरी जल गई और कल सुना मुझे। तो इस तरह से आप दोनों की लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी हैं, मैंने तो ऐसे ही दे दिया आपको, आपकी मर्जी है, इनको और भी और लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है, लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी की अपनी जबानी आत्मकथा में पहले यह कहाँ उद्धृत होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये जन्मजात कलाकार कैसे हैं, तो एक जो है, एक बार क्या हुआ था कि वो क्लास में बैठा था और वहां पर जो है ब्लैक बोर्ड पर जो है एक सफेद चौक से उन्होंने बहुत बड़ी चिड़िया को बनाई और उन्होंने लड़कों को क्या बोला कि इसको हूबहू आप अपने कॉपी में उतारो। और मकबूल ने हूबहू चिड़िया अपनी स्लेट पे उतार दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो चिड़िया मकबूल के स्लेट पे आकर बैठी हो, यानी कि ऐसा लग रहा है कि सच में चिड़िया है। और उसको 10 में से 10 पूरे अंक मिले। और इससे ये साबित होता है कि लेखक जो है जन्मजात कलाकार है, उसको कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके बाद अथवा पाठ है, लेखक ने अलग अलग व्यक्तित्व वाले अपने 5 मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए। अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद ये घनिष्ठ मित्र कैसे थे, ये हमको बताना है। देखिए, लेखक की मित्रता जो है बोर्डिंग में ही रहते हुए उनसे हो गई थी और 2 वर्षों के उनके मध्य घनिष्ठता ऐसी हो गई थी कि वो जीवन भर साथ रहे। उस वे क्यों? क्योंकि वे सभी के सभी हंसमुख थे। उनके स्वभाव के कारण वे सभी जीवन भर साथ रहे। देखिए, हंसमुख रहेगा, किसी को किसी से गिला शिकवा नहीं होगी, तो सब साथ रह सकते हैं। और अरशद के चेहरे पर हंसी विद्यमान थी। एक बंदा था जिसके अंदर जो है, उसका चेहरा देखते ही आपको मतलब ऐसा लगता था कि वो खुश मिजाज आदमी है। और हामिद स्वभाव से ही गप्पी था। और एक बंदा था जो बोल करके ही मजे दिला देता था या फिर आपको खुश रखता था। अब्बास जब हंसता था तो वो दिलकश हो जाता था, यानी कि उसकी हंसी देख करके ना, एक छोटे से बच्चे की स्माइल देखो ना, आपके मुंह, आप कितने रोते रहो, आपको अभी 4 लाठी आके कोई आपको मारे ना, आपके आप इतने बिलक बिलक के रहोगे। और वहां पे एक छोटा सा बच्चा, नन्ना सा, जो अभी 9 महीने, 10 महीने, 6 महीने का हुआ और आपके सामने आकर एक बार हंस दे, मैं बताता हूँ वो 4 लाठियों का जो दर्द है वो सेकंडों में भूल जाओगे उस पल के लिए, जब वो बच्चे की हंसी आप देख लोगे। तो इस तरह का वो उसकी हंसी थी। और उसके खुलेपन में ने उसे उन्हें जो उनके उनके इसी खुलेपन ने उन्हें आपस में एक कर दिया था। तीनों की जो स्वभाव था बहुत ही शानदार था। और इस बंधन से वे जो है कभी अलग नहीं हो पाए। वे घनिष्ठ मित्र इसलिए भी थे क्योंकि उन सब में कहीं ना कहीं एक कलाकार की सोच विद्यमान थी। पांचों की मित्रता स्वार्थ रहित थी, यानी किसी को ऐसा नहीं कि वो मेरा दोस्त इसलिए कि यार वो बड़े घर का बेटा है यार, रोजीना 100 रुपये लाता है, हम लोग तो चॉकलेट मिठाई बर्फी वगैरह खाते हैं, आहा मजा आ गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंसान बनिए और सभी को एक दूसरे पर जो है भरोसा था। भरोसा, यही तो आज के दिन, आज के टाइम में सब खोता जा रहा है। किसी के पास नहीं है यार, मीडिया के पास नहीं है, गवर्नमेंट के पास नहीं है, पड़ोसी के पास नहीं है, सब कुछ खत्म है। ये चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। इसको आप ही लोग कायम करेंगे जब आप करना चाहें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था? पहले के लोग जो है वो कला को क्या मानते थे कि अंग्रेजों का या राजा महाराजाओं अमीरों का ये शौक मानते थे, और गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता, तो उसको पता भी नहीं था कि ये कला क्या होती है। और वो उनसे कोई पूछता भी था तो बोलते थे यार ये तो कला तो टाइम पास की चीज़ है और हमारे बस की बात नहीं है। और उस समय जो है आम आदमी से जो है कला का पेट भी नहीं भरता था, या कला जो है पेट नहीं भर सकती। यह केवल समय काटने का एक साधन थी। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, आज कला एक कलाकार का सम्मान के लिए भी जाना जाता है। और तो शिक्षा में भी इसको अभिन्न अंग बना दिया गया। आप कला विज्ञान ड्राइंग भी पढ़ते हैं। और आज ये आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है, या मजबूत साधन बोल सकते हैं। आजीविका मतलब आप रोजी रोटी कमा सकते हैं इससे। कलाकृतियाँ बड़े बड़े घरों में ही नहीं, अब तो आम घरों में भी दीवारों की शोभा बढ़ाने लगी हैं। यानी कि कला जो है अब लोग बाग पहचानने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मकबूल बचपन में गुमसुम सा क्यों रहने लगा था? लेखक को अपने दादाजी से बेहद लगाव था। ठीक है, यानी कि लेखक कौन? मकबूल को
बचपन में अपने दादाजी से बहुत लगाव था, लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद वो गुमसुम रहने लगा। क्यों रहने लग गया, ये हमने आंसर दे दिया। वह दादा कमरे में बंद रहता था, वह सोता भी दादाजी के बिस्तर पे था, बिस्तर में, वह भी दादा की भूरी अचकन ओढ़ करके। क्यों, क्योंकि मानो उसको दादा जो है उसके साथ ही सो रहे हो, इसलिए वह किसी से बातचीत नहीं करता था। यही कारण था कि मकबूल बचपन से ही गुमसुम सा रहने लगा था। तो इस तरह से ये आंसर हो गए, और मैं आशा करूंगा कि इन वीडियोस को देख करके आप अच्छी तैयारी कर रहे होगे। और एंड है आपका, स्क्रीन पे आ रही है प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। ये प्लेलिस्ट ही आपके सभी सब्जेक्टों की जो है दवाई है। अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।